भाई साहब, मतलब मार्केट जब नीचे गिर रही थी तो कमेंट बॉक्स में लोग रो रहे थे कि जब से मैंने खरीदा मार्केट गिर ही रही है। अब मार्केट जब ऊपर चल रही है तो कमेंट बॉक्स में लोग रो रहे हैं कि जब से मैंने बेचा है तब से मार्केट चल ही रही है। कई सारे कमेंट्स मुझे ऐसे मिल गए कि पिछले हफ्ते ही मैंने बेचा है अपने म्यूचुअल फंड्स को और तभी से मार्केट ऊपर जा रही है। अब बताओ, इस बेवकूफी का कोई हद हाल है यहाँ पे? समझा समझा के मैं थक गया कि ये मार्केट का साइकिल है, ऊपर नीचे करना मार्केट का साइकिल है। अच्छा क्वार्टर बुरा क्वार्टर आना इकोनॉमी का साइकिल है। बुरे के बाद अच्छा, अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा, अच्छा के बाद बुरा होते रहता है। फिर भी आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो और उन लोगों की बातों में आप आ जाते हो या खुद भी आपके दिमाग में ये उपज आ जाती है कि गिर रही है तो बेच लेते हैं, जब ऊपर जाने लगेगी तो खरीद लेंगे। मार्केट बताती है ऊपर जाने से पहले, या आप भगवान हो कि एकदम पता चला जाएगा कि इस दिन से ही मार्केट ऊपर चली जाएगी? क्या ये 7 की 7 दिन जो रैली हुई है, 7 दिन 6 दिन हुई ना, 5 दिन पिछले हफ्ते, 1 दिन इधर, तो 6 दिन जो ये लगातार रैली हुई है, क्या आपको जरा सा भी संकेत मिला था कि 6 दिन पहले कि मार्केट अब यहां से 6 दिन लगातार ऊपर जाएगी? आज के अगर मिला लेते हैं हम तो लगभग 9% स्मॉल कैप इंडेक्स चढ़ चुका है। क्या आपको जरा सा भी आहट मिला था? जबकि आज से 6 दिन पहले, मतलब पिछला जो हफ्ता था उससे पिछले वाले हफ्ते में तो ऐसा सिनेरियो बन गया था, वही 5 साल नो रिटर्न वाला। मतलब पीक कर गया था निगेटिविटी। पिछले के पिछले वाले हफ्ते में एकदम पीक कर गया था निगेटिविटी, बहुत ज्यादा फैल गया था। और वही समय होता है, हमेशा इतने सारे क्वोट्स आपने पढ़े हैं और फिर भी आपने गलती की, आपने बेच दिया म्यूचुअल फंड को। तो बेच दिया तो गलती आपने की है, तो गलती का भुगतान भी आप ही करोगे। दोबारा तो मुझे नहीं लगता कि 21,700 800 जो लेवल था वो वापस मिलने वाला है। ठीक है, यहां से करेक्शन जरूर होगा, लेकिन जैसे 24,000 के आसपास जाएगी, फिर गिरेगी, गिर के 23,000 के आसपास आके सपोर्ट लेगी, फिर वहां से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी। 21,000 के पास का लेवल तो अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे मिलने वाला है। कई सारे लोग 18,000 15,000 के भी प्रिडिक्शन कर रहे थे, तो बहुत मुश्किल है वापस उस लेवल पे जाना। अब मार्केट अचानक से क्यों भाग गई? तो बस आज मार्केट जो चढ़ी है उसका सिंपल सा एक ही रीजन है कि सैटरडे और संडे 2 दिन तक कोई भी बड़ी निगेटिव न्यूज नहीं आई। क्योंकि पॉजिटिव जो सारी चीजें हैं हो रही हैं वो तो मतलब 2 महीने से पिछले हो रही हैं, लेकिन मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बीच में कोई निगेटिव न्यूज आती तो नहीं आई कुछ, तो इसलिए उसका कुछ असर हुआ नहीं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के पछता रहे हैं कि मैंने तुम्हें तो लमसम पैसा रखा हुआ था इन्वेस्ट करने के लिए, नहीं कर पाया। मैंने तो एग्जिट कर दिया था कि अब मार्केट जब ऊपर जाएगी तब खरीदेंगे, नहीं खरीद पाया। अब कुछ लोग तो अभी भी इंतजार में बैठे हैं कि 26,000 के जब ऊपर जाएगी तो खरीदेंगे। मतलब ऐसे ऐसे तो महारथी लोग हमारे यहाँ पे बैठे हैं। और फिर बाद में लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड से पैसा क्यों नहीं बन पाता, लोग क्यों नहीं बना पाते? अब देखो, इसीलिए नहीं बना पाते कि 3-4 महीने गिरी मार्केट, सब लोग बेचा बेची करने लगे और अब परेशान हो रहे हैं कि मार्केट क्यों ऊपर चली गई। अब इनको वापस चाहिए मार्केट नीचे चली जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रहो, फिर मतलब नीचे के दाम पे बेच के ऊपर के दाम पे खरीदोगे और खुद, मतलब एक तो नीचे बेचा इसलिए आपको लॉस हुआ, अब नीचे बेच के ऊपर खरीदोगे तो लॉस आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एक तरीके से आप लॉस में ही खरीदोगे। देखो बड़े लोग कितना ज्यादा, मतलब बिग इंस्टीट्यूशंस कितना ज्यादा मार्केट को अफेक्ट करती है। उनका मन था जब तक उनका मन किया वो मार्केट को गिरा रहे थे, जब से उनका मन किया वो मार्केट को उठा रहे हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर इसमें क्या कर सकता है? सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठ सकता है। क्या किसी भी तरह से आप फाइट कर सकते हो इनके साथ? जो मतलब इनकी इच्छा थी, जो इकोनॉमी में सुधार के लिए जो प्रयास हो रहे थे वो तो मतलब फरवरी से ही शुरू हो गए थे, जनवरी मिड के बाद शुरू हो गए थे प्रयास इकोनॉमी को सुधारने के। लेकिन फिर भी मार्केट गिरना रुकी नहीं। मार्केट कब गिरना रुकी? जब इन बिग इंस्टीट्यूशंस की इच्छा हुई कि अब मार्केट को ऊपर ले जाया जाए। एक हफ्ते में मार्केट इसीलिए गई क्योंकि जो डीआईआईज है, रिटेलर्स है, वो तो अपना खरीद बेच जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं। एफआईआईज हेवी सेलिंग कर रहे थे, एफआईआईज भी बेच ही रहे हैं, लेकिन बीच में हेवी सेलिंग करने लगे तो मार्केट गिर गई।
फिर इधर खरीदने लगे तो मार्केट चढ़ गई। तो अभी भी कितना इतना डोमिनेंस पहले से कम हुआ है, फिर भी इन बिग इंस्टीट्यूशंस का कितना ज्यादा डोमिनेंस है इंडियन मार्केट के अंदर, ये हमें समझ में आता है। ऐसे में अगर हम ट्रेडिंग करने जाएंगे तो समझ लो आपका क्या हाल होगा, आप टिक नहीं पाओगे। और ऐसे में एक ही रास्ता है आपके साथ कि चाहे बुरा फेज हो अच्छा फेज हो, क्योंकि हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस इकोनॉमी ग्रो करती है तो मार्केट ऊपर ही जाता है। तो चाहे बुरा हाल हो या अच्छा हाल हो, हमें बस मार्केट के साथ बने रहना है। नहीं बने रहेंगे तो जैसे रो रहे हैं लोग कमेंट्स में, वैसे लोग रोएंगे आगे चल के भी। लिटरली रोने जैसा कमेंट पढ़ने पे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो रो रहे हैं बैठ के अंदर से, कि मैंने बेचा और मार्केट ऊपर जाने लगी। इतने दिनों से गिर रही थी मार्केट, मैंने बेचा और मार्केट ऊपर जाने लगी। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड को देखते हैं तो देखिए यूएस मार्केट ठीक ठाक है, ग्लोबल मार्केट्स में मिले जुले संकेत ही हैं। इसके अलावा अगर ट्रेजरी यील्ड को देखते हैं तो वो नीचे आया है, जो कि अच्छी चीज है, इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है यूएस बॉन्ड यील्ड का नीचे आना। इसके अलावा यूएस डॉलर इंडेक्स का नीचे आना भी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है, तो वो भी नीचे ही है अभी। इसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइस का नीचे आना भी इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है, तो वो भी अभी नीचे ही है। तो ये सब जो चीजें हैं वो प्लस पॉइंट है। इंडिया के अंदर में जो लिक्विडिटी को इंप्रूव करने की कोशिश हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा जो इंटरनेशनल ये सब चीजें हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिव वे में काम करती है। और ये सब चीजें धीरे धीरे करके अभी देखो अभी क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट इसको डिस्काउंट कर रहा है। इकोनॉमी के अंदर इसका अफेक्ट, कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसका अफेक्ट नेक्स्ट क्वार्टर या उसके नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा। तो वहां पे हमें अर्निंग्स में काफी ज्यादा जंप दिखेगा और उस टाइम पे फिर एक बार जंप करेगा स्टॉक मार्केट जब कंपनीज के रिजल्ट बूस्ट होंगे। तो इसी तरीके से मार्केट काम ही करती है। अब आप डर के बेच देते हो, भाग जाते हो, तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है और आप खुद का नुकसान करते हो। अब यहाँ पे हमारे पास एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे हैं रजनी मेहता जी ने। सबसे पहला तो कौन सा फंड कितने इयर्स के लिए रखूं। तो इनके जो फंड्स है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को मिनिमम 5 इयर्स के लिए तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही है, चाहे एसआईपी करे या लमसम करे, और ज्यादा से ज्यादा जितने सालों तक रख सकते हैं उतना बढ़िया है। नेक्स्ट हमारे पास मोतीलाल का मिड कैप फंड है। तो मिनिमम 8 इयर्स, 8 साल का कम से कम टाइम पीरियड हो तभी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जितने समय तक रखेंगे उतना आपको ही फायदा होगा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड मिनिमम 10 इयर्स, 10 साल का कम से कम होल्डिंग पीरियड है तभी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अगेन कम से कम 6 से 7 साल, 6 इयर्स तो मिनिमम अगर होल्डिंग पीरियड है तभी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे ज्यादा जितना रख सकते हैं उतना बढ़िया है। नेक्स्ट हमारे पास एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, अगेन 8 इयर्स का कम से कम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, अगेन 8 इयर्स का कम से कम होल्डिंग पीरियड रहना चाहिए। टाटा स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड, अगेन मिनिमम 10 इयर्स टाइम पीरियड होना चाहिए तभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक एसबीआई का ब्लू चिप फंड रह गया, यहाँ पे भी आप 4 से 5 साल का मिनिमम, कम से कम 5 साल आपको लेके चलना चाहिए। तो जो फंड्स है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी होल्डिंग पीरियड होनी चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग जैसे 5 साल का कोई गोल है या 8 साल का कोई गोल है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 18 साल का है, उसके अकॉर्डिंग इन फंड को आप वहां पे एलोकेट कर सकते हो कि इस 18 साल के गोल के लिए इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन इनका आ जाता है, मुझे लमसम करना है वो कब करूं। अब देखिए लमसम तो आपको करते रहना चाहिए था। अगर है मोटा पैसा तो वीकली, मतलब एक बना लो कि हर फ्राइडे को या हर मंडे को उस लमसम को 8 भाग में, 10 भाग में डिवाइड कर लो, और हर फ्राइडे या हर मंडे या हर ट्यूसडे हफ्ते में किसी एक दिन पैसा को एक भाग को डालो, अगले हफ्ते में दूसरा, उसके अगले हफ्ते में तीसरा, ऐसे करके डाल दो। इंतजार मत करो, क्योंकि एक बहुत फेमस कहावत है कि जितने लोगों ने करेक्शन में अपना पैसा नहीं गवाया, उससे ज्यादा लोगों ने करेक्शन का इंतजार करने में अपना पैसा गवा दिया। इसका कहने का मतलब क्या है, करेक्शन का इंतजार करने में पैसा गवाया कैसे? क्योंकि वो कैश पे बैठे हुए थे और जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी उस टाइम पे, उतना पैसा जितना वो करेक्शन होती तो भी नहीं गवाते।
तो इसलिए स्टैगर्ड वे में उसको इन्वेस्ट कर दीजिए और बहुत ज्यादा लेके बैठने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? तो जो फंड के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है, जैसे पराग पारिक, मोतीलाल, एसबीआई के अंदर तो एसआईपी ही जाएगी, कॉन्ट्रा, ब्लू चिप, एचडीएफसी, टाटा, क्वांट, इन सब के अंदर लमसम अलाउड है, तो इन्हीं के अंदर आपको कर देना चाहिए, अलग से फंड लेने नहीं चाहिए। ये जरूर कहूंगा कि अगर आप देखोगे तो आपने मिड कैप फंड बहुत ज्यादा रख लिया है, 1, 2, 3 मिड कैप फंड रख लिया है, 3 स्मॉल कैप फंड रख लिया है, पराग पारिक आपके पास लार्ज कैप था ही, इसके अलावा में एसबीआई कॉन्ट्रा भी काइंड ऑफ लार्ज कैप, एसबीआई ब्लू चिप भी लार्ज कैप, तो लगभग बहुत ज्यादा एक ही कैटेगरी से फंड्स रख लिए। तो देखिए, इसको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फंड्स बिना कारण से न बढ़ाए, अलग अलग गोल है तो ठीक है, लेकिन बिना कारण के नंबर ऑफ फंड्स ज्यादा इंप्रूव न करे, आपको खुद को मैनेज करने में दिक्कत होगी। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें।